तो दोस्तों आज हमारा जेटेड गुरुजी बेस का साइंस पेपर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था, यानी पहला 3 लेक्चर हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और उसके ग्राफ जितने भी बनने वाले थे सभी के ऊपर गया होता। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग बिल्कुल नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि यूनिट क्या होता है? यूनिट का अर्थ होता है इकाई, ठीक है। उससे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी का अर्थ होता है राशि, जैसे आपको दिख रहा होगा राशि क्वांटिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिसे संख्याओं के रूप में प्रकट किया जा सके। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे आप बताइए कि यहाँ इस रूम में कितने बेंच है, इस रूम में कितने चेयर है, या फिर हमारे वीडियो को कितने लोग देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं। एक राशि एक नंबर में लिख सकते हैं ना कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ये क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया, ठीक है। जिसे नंबर के यानी जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए क्वांटिटी का ही एक प्रकार होता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ जिन्हें नापा जा सकता है। वैसे राशियाँ जिन्हें नापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर, कितने मार्कर है टोटल? 2, यानी कि क्या है? भौतिक राशि, क्योंकि इसे गिना जा रहा है, इसे नापा जा रहा है। अब मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, क्या इसे नापा जा सकता है? नापा जा सकता है, तो ये भौतिक राशि नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस रूम में टोटल कितने लाइट्स हैं, भौतिक राशि है? भौतिक राशि, क्योंकि इसे गिना जा सकता है, इसे नापा जा सकता है। लेकिन मैं कहूँ कि उस बंदे के वो बंदा बहुत दर्द में है, कितना दर्द में? आधा किलो, 1 किलो, उसका कोई मेजरमेंट है नापने का? नहीं है, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। आया बात समझ में? फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी मात्राएं जिन्हें नापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, फिजिकल मतलब जिसे मापा जा सकता है, ठीक है। जैसे क्या क्या चीज़ को हम नाप सकते हैं? लंबाई को नापा जा सकता है, बिल्कुल नापा जा सकता है। द्रव्यमान मतलब होता है वजन, यानी कि वेट को नापा जा सकता है, बिल्कुल नापा जा सकता है। समय नापा जा सकता है। जैसे इस लेक्चर के ड्यूरेशन लगभग 30 मिनट के समथिंग होंगे, तो इसे नापा जा रहा है, ठीक है। फिर है तापमान मतलब टेम्परेचर। आज 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर, इसे भी नापा जा सकता है। फिर है बल, फिर है दबाव, फिर है काम। दबाव मतलब समझते हैं, जैसे एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। एक मैं अपने हाथ पे क्या लगा रहा हूँ, अभी इस टाइम पे बल लगा रहा हूँ, पर ये एकांक मतलब एकलौता एक जगह से। अगर मैं ऐसे करके लगाऊंगा इसे क्या बोलेंगे? दाब। और ये क्या है? बल और दाब में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। फिर आता है काम मतलब होता है वर्क डन जिसे बोलते हैं। जैसे देखिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं इस लेक्चर को पहले शुरुआत रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैं लेक्चर को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, एक काम हुआ, इसे तो नापा जा सकता है ना, मैंने इतना काम किया। यानी कि काम भी क्या है? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि जिसे नापा जा सकता है। तो चलिए एक बार रिकैप देता हूँ। सबसे पहला होता है राशि मतलब जिन्हें संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ हाउस इन योर सिटी, कुछ भी। जैसे आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, या फिर मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, मैं मतलब कुछ भी जिसे आप गिन सकते हैं, वो क्या हो गया आपका? क्वांटिटी, राशि। अब राशि के अंदर आता है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसे नापा जा सकता है। नापा यानी कि आप समझ के देखिए, जैसे मैं कहा कि वो दिल का बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है? 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका कोई यूनिट नहीं है, आप इसे नाप सकते ना। वो बेईमान है, कितना बेईमान है? नापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि इसे नापने के लिए कोई यूनिट ही बना ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जिसे नापा जा सकता है उसे कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है। पी और क्यू लिखे हैं। पी का मतलब होता है फिजिकल, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। फिजिकल मतलब भौतिक, फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है, यानी कि भौतिक रसायन, ठीक है, रासायनिक विज्ञान। फिजिकल मतलब होता है भौतिक, और क्वांटिटी मतलब राशि, यानी कि नापने वाला। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा भाग है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब होता है अदिश, स्केलर मतलब क्या होता है? अदिश। और वेक्टर मतलब क्या होता है? सदिश। अदिश का मतलब क्या है? देखिए जब भी आपके पास वर्ड आएगा ना, आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे क्या लिखा है? अ के बाद क्या लिखा है? दिस। 2 भाग में से तोड़िए। पहले मतलब अ और दूसरे भाग में क्या है? दिस। दिस मतलब क्या होता है? दिशा। दिस मतलब दिशा।
अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है। मतलब क्या, देखिए यहाँ दिशा पर निर्भर नहीं रहता है, दिशा पर निर्भर नहीं होता है, दिशा पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन सदिश क्या होता है, दिशा पर निर्भर होता है। अब देखिए पहले स्केलर पढ़ेंगे फिर फिजिकल पढ़ेंगे। मतलब क्या, ऐसे डायमेंशन या ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम नाप सकते हैं पर उसकी वो दिशा मतलब उसके लिए नहीं रखता है। जैसे देखिए दूरी को नापने के लिए दिशा मायने रखता है, नहीं रखता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था दूरी और विस्थापन क्या चीज़ है। दूरी मतलब जैसे अगर एक लड़का यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है और ऐसे 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 घूम के इस जगह पे पहुँच रहा है, ये क्या है, उसकी दूरी है। क्या है, दूरी है। दूरी दिशा मायने रख रहा है, कभी उत्तर की ओर जा रहा है, कभी दक्षिण की ओर जा रहा है, कहीं पूर्व कहीं पश्चिम की ओर जा रहा है, इसमें दिशा मायने रख रहा है, नहीं रख रहा है, वस्तु द्वारा तय किया है। चल मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, लेट्स सपोज बाइक चला रहे हैं। आप बाइक को एक सर्कल पे 10 बार घुमा रहे, इससे क्या होगा, आपका दूरी लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दूरी क्या हो गया, बढ़ रहा है। किसके लिए दिशा मायने नहीं रखता है, दूरी के लिए दिशा मायने नहीं रखता है। चाल, मैंने आपको बताया था कि दूरी बटा समय क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। जब आपका दूरी ही अदिश राशि यानी दूरी ही दिशा पे निर्भर नहीं करता है तो आपका चाल भी दिशा पर निर्भर नहीं करेगा। तय करेगी दूरी बटा कुल लगा हुआ समय। मान लीजिए उसको इतना चक्कर मारने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो दूरी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो क्या निकलेगा, मीटर पर मिनट, सेकंड नहीं निकलेगा, मिनट निकलेगा, क्योंकि हमारे नीचे मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूरी के बाद क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, प्रतिरोध, ये सब ऐसे क्वांटिटी हैं जो दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अब जरूरी थोड़े मैं इस दिशा में काम करूँ, दिशा में काम करूँ, इस दिशा पे मायने नहीं रखता है, काम है। अब देखिए मैं आता हूँ वेक्टर क्वांटिटी पे, यानी कि सदिश। इसमें क्या लिखा है, सदिश। स का मतलब क्या है, साथ, किसके साथ, दिश मतलब दिशा के साथ। इसमें नापना है, लेकिन क्या रख के नापना है, दिशा को नज़र में रख के नापना है। जैसे देखिए लिखा हुआ है दिशा और परिमाण दोनों। इसमें क्या था, बस मैग्नीट्यूड था। परिमाण का मतलब क्या होता है, देखिए परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसमें क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, और इसमें मैग्नीट्यूड और परिमाण दोनों रहता है। यानी कि इसको अगर लिखा जाए तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। इसमें क्या रहता है, दोनों रहता है। बोथ का अर्थ होता है दोनों। इसमें क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब तो कोई एक नंबर। आप मुझे बताइए कि अगर आपको दूरी निकालना है तो आपके पास एक नंबर आएगा यूनिट के साथ में, यानी कि 15 मीटर आएगा ना। लेकिन इसमें क्या रहेगा, मीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। मतलब क्या, अगर निकाला जाए तो इसे लिखेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। अगर वेग निकालना है, क्या निकालना है, वेग निकालना है, ये विस्थापन निकालना है। जैसे मैंने बताया कि दूरी था, इन दोनों की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। अब देखिए विस्थापन क्या है यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं। ऊपर साइड होता है आपका नॉर्थ, क्या होता है, नॉर्थ। नीचे साइड आपका होता है साउथ, इस साइड आपका होता है ईस्ट, और इस साइड होता है वेस्ट। यानी कि किसके ओर, पूर्व की ओर। किसकी ओर, पूर्व की ओर। इसमें क्या है, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप देखेंगे कि सदिश राशि में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन अदिश राशि में डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। अगर मैं इसमें बात करूं, विस्थापन की बात करूं, तो मुझे बताना पड़ेगा विस्थापन किस दिशा में है, वेग किस दिशा में है, त्वरण किस दिशा में, बल किस दिशा में। लेट सपोज मेरे हाथ में एक रखा हुआ है मार्कर, ठीक है। अब मुझे बल लगा के इस मार्कर को आगे ठेलना है ना, इस दिशा में ठेलना है। अब मैं बल इस दिशा में लगाऊं तो इस दिशा में जाएगा। मुझे दिशा पता है, तो अगर मैं इसको अदिश की तरह ट्रीट करूंगा, मुझे इस तरफ ठेलना और मैं इस तरफ से लगाऊंगा, तो क्या जाएगा उस दिशा में, कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए दिशा अति आवश्यक है। मेरे पास अगर बोर्ड है, मुझे इसे ऊपर उठाना है, तो मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर उठाऊंगा। अगर मैं ऊपर से नीचे दाब रहा हूं और बोलूं कि ये ऊपर जाए, उल्टा जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, दिशा का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के बनाना पड़ेगा इसके क्वेश्चनों को। बल, संवेग, भार यानी कि वजन। मेरा जो वजन है वो धरती की ओर, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है, तो मेरा वजन क्या होगा, नीचे की ओर रहेगा। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं कि मेरा ऊपर की ओर वजन, मैं वेइंग मशीन को यानी कि वजन नापने वाले यंत्र को अपने सर के ऊपर रखो और बोले कि मेरा वजन नाप देगा, नाप पाएगा वजन, कभी वो
नहीं नाप पाएगा। क्यों नहीं नाप पाएगा? क्योंकि मेरा वजन क्या है, नीचे की दिशा में है ना। कोई इंसान खड़ा है, उसका वजन किस दिशा में, नीचे की दिशा में, ग्रेविटी की दिशा में है। ठीक है, भार, बल, दो बार बोलो। ये बल आघूर्ण है यानी कि टॉर्क, इसके बारे में आपको बताया जाएगा आगे वाले लेक्चरों में। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी भी चीज़ को नापना है तो यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। अब यूनिट भी क्या, एक होता है फिजिकल यूनिट और एक होता है स्केलर। स्केलर को हटा भी दीजिए अगर, तो मैं आपको बता दूं भौतिक राशि, यानी कि भौतिक राशि वैसे जिसे नापा जा सकता है। जैसे इंसान के मन या इंसान की बुद्धि, इंसान की खूबसूरतता, सुंदरता, बदसूरता, उसके स्वभाव, इससे नापा नहीं जा सकता। इसके नापने के लिए कोई यूनिट हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो हम इसे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। जिसे नहीं नाप सकते उसे फिजिकल यूनिट में रखते भी नहीं है। फिजिकल यूनिट में वही रहेगा जिसे हम नाप सकते हैं। फिजिकल यूनिट के भी दो प्रकार थे, एक था स्केलर, एक था वेक्टर। स्केलर क्या, जिसमें दिशा का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कितना दूरी चला, कितना चाल चला, कितना समय चला। अच्छा आप बताइए कि आप उत्तर की दिशा में आधा घंटा चलते हैं और दक्षिण की दिशा में आधा घंटा चलते हैं, तो क्या आपको अपने, अगर आपका चलने का रफ्तार सेम तो दोनों तरफ से बराबर दूरी तय करेंगे? दिशा का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। यानी कि समय कैसा राशि है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर, क्योंकि इसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा थोड़े कि अगर आप आधा घंटा इस दिशा में चलेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा से गुजरेगा, यानी कि आधा घंटे के समय में आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ, है ना। मतलब समय क्या है, हर दिशा में बराबर ही खर्च होता है। आप उत्तर की ओर चले जाएंगे और वहाँ से बोलेंगे कि यहाँ का 1 घंटा में पूरा दिन निकल जा रहा है, ये चीज़ पॉसिबल? समय हर जगह क्या होता है, बराबर रहता है, यानी कि समय का दिशा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। फिर आता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, दिशा से मतलब नहीं है। अगर लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये अगर आपका एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं दिशा को ना भी मानूं, मान लीजिए मैं इससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करूं इनका क्षेत्रफल, तो भी क्या होगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्षेत्रफल मायने नहीं रखता है दिशा के लिए। यानी कि क्षेत्रफल कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, जिसमें दिशा का कोई रोल है ही नहीं। ये और बाकी जिसमें दिशा का रोल से क्या करेंगे, वेक्टर। मतलब अब अगर मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाइए, तो इन सभी क्वेश्चनों में मुझे दर्शाना पड़ेगा किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर। अगर विस्थापन बोल रहा हूँ तो विस्थापन किस दिशा, उत्तर की ओर विस्थापन, दक्षिण की ओर विस्थापन। वेग बता रहा तो वेग किस दिशा में, मतलब इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, दिशा। क्या दिखाना पड़ेगा, दिशा और माप दोनों, दिशा और माप दोनों। जैसे कोई बोल दे बल लगा रहा है, बल को किसे नापा जाता है, न्यूटन से। किसे नापा जाता है, न्यूटन से। इधर ठेलना है तो न्यूटन, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, दोनों दिखाना पड़ेगा। इसलिए आई, जे और के कैप का इसमें काम किया जाता है। पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी के दो टाइप, सॉरी क्वांटिटी के पहले फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करेंगे, फिर दो पार्ट, एक स्केलर और एक वेक्टर, दोनों को समझ लिया हमने अच्छे से। अब आते हैं यूनिट पे। किस पे, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी को किस इकाई से नापा जाता है। नापने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट मतलब होता है मात्रक। अगर मान लीजिए मुझे दूरी नापना है, तो मैं दूरी किससे नापूंगा, दूरी किससे नापूंगा, किलोग्राम से, कि क्या किलो दूर है, मीटर से। दूरी किससे नापूंगा, मीटर से। अगर ज़्यादा लंबी दूरी है तो किससे नापूंगा, किलोमीटर। उससे भी ज़्यादा दूरी है तो किससे नापूंगा, किससे नापूंगा। अगर मुझे दो ग्रहों के बीच की दूरी नापना है तो मैं किससे नापूंगा, दो गैलेक्सी के बीच की दूरी नापना है तो किससे नापूंगा, क्या मैं लाइट ईयर से। किससे नापूंगा, लाइट ईयर से। पढ़ेंगे इसके आगे भी, ठीक है। चाल, चाल नापना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को किससे नापते हैं, मीटर से, समय को सेकंड से। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, है ना। समय को किससे नापते हैं, टाइम से। टाइम, समय मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। तापमान को किससे नापते हैं, डिग्री सेल्सियस से। इसका मतलब क्या, हर चीज़ को नापने के लिए एक इकाई बनाई गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इंसान के नियत, इंसान के स्वभाव, इंसान के रंग रूप, सूरत, खूबसूरती, बदसूरती, ईमानदारी, होशियारी, गुण, अवगुण, इन्हें नापने का कोई क्राइटेरिया नहीं है और ना ही कोई मात्रक है।
ठीक है, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। बाकी जितने इसमें भरे, इसमें रहे चाहे इसमें रहे, दोनों में क्या रहता है, क्वांटिटी रहता है, एक यूनिट रहता है जिसे मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब हम सभी के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, दोनों का हो गया हमारा काम। अब देखिए, मैंने मात्रक बताया, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक और दो। पहला मात्रक रहता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, यानी कि फंडामेंटल मतलब होता है मूल, मूल मात्रक। दूसरा रहता है हमारा डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट का अर्थ क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब देखिए, एक होता है फंडामेंटल, फंडा मतलब मेन, क्या होता है, मेन, मेन। और दूसरा होता है ड्राइव। जैसे मैंने आपको बताया दूरी का, क्या बताया, दूरी का क्या होता है, मीटर। ये तो मुझे पता है, दूरी का क्या होता है, मीटर। और और सेकंड का क्या होता है, एस, यानी समय को किसे नापते हैं, सेकंड से नापते हैं। यानी कि दोनों क्या है, फंडामेंटल है। जब मैं लेकिन चाल की बात करूंगा, चाल बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड। चाल का कोई यूनिट बना नहीं था, हमने अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से इजाद किया चाल को। ठीक है, चलिए, अब मैं आप लोगों को फंडामेंटल, टोटल कितने यूनिट होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है। इस जहान, इस दुनिया में साइंटिस्टों द्वारा केवल 7 फंडामेंटल यूनिट को खोजा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट लिख देता हूँ, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल कितने क्वांटिटी हैं फंडामेंटल, 7। कौन कौन से हैं, पहला है लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ मतलब क्या होता है आपका, लंबाई। ठीक है, दूरी। दूसरा क्या है, मास। मास मतलब द्रव्यमान, यानी कि वजन, वजन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर होता है टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, समय। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युतीय ऊर्जा, नहीं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। टेम्परेचर। टेम्परेचर का अर्थ होता है आपका तापमान। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोलों की संख्या या फिर पदार्थों की संख्या। यहाँ पे लिखिए, पदार्थों की संख्या। और सबसे लास्ट है ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। इसका मतलब होता है इंटेंसिटी। चलिए देखिए, यही टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है। इन्हीं के बदौलत जितना भी हमारा यूनिट, लंबाई, चौड़ाई, चाल, दूरी, वेग, विद्युत ऊर्जा, टॉर्क, कुछ भी हो, कुछ भी, यानी कि जितना यूनिट आप एज्यूम कर सकते हैं, जितना यूनिट पॉसिबल है, वो सारा इन्हीं 7 से मिलकर के बना होगा, या फिर यही 7 होंगे। इनसे ज़्यादा यूनिट पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, नहीं है। ठीक है, टोटल यही 7 यूनिट रहेंगे। अब देखिए, जैसे लंबाई, दूरी, इसको किससे नापा जा सकता है, मीटर से। आप बोलिए कि लंबाई को किलोग्राम से नाप दे, 2 किलोग्राम दूर है मेरा घर यहाँ से, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम लोग। लंबाई को किससे नापेंगे, मीटर से। किसे नापेंगे, मीटर से। ठीक है, द्रव्यमान को किससे नापेंगे, वजन को किससे नापेंगे, किलोग्राम से। ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम होता है। पर इन जनरल हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादातर किसको फॉलो करते हैं, सिर्फ ग्राम को, सिर्फ ग्राम को। लेकिन किलोग्राम, ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, याद रखेंगे, लिख ले यहाँ पे, किलोग्राम। ठीक है, समय को किससे नापते हैं हम लोग, समय को किलोग्राम से नापते हैं। समय को किससे नापते हैं, सेकंड से। समय को किससे नापते हैं, सेकंड से। या तो सेकंड से नापते हैं, लेकिन लंबी कैलकुलेशन किससे नाप लेते हैं हम लोग, मिनट से नापते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इन जनरल का बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर से। किससे नापते हैं, एम्पियर से, एम्पियर। ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान। तापमान को नापने का ऐसा यूनिट क्या है, क्या है, केल्विन। पर अभी आप अपने फ़ोन में देखेंगे कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग को पता चला है कि हम लोग के टेम्परेचर को किस में नापा जा रहा है, डिग्री सेल्सियस में। किस में नापा जा रहा है, डिग्री
सेल्सियस में, पर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपका 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है आपका, 273 केल्विन। लेट सपोज अभी मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है, यहाँ पे लिखेंगे अगर हम, हमारा टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसे अगर हमको बनाना होगा केल्विन में तो कैसे करेंगे, 27 डिग्री में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 273। कितना जोड़ देंगे, 273। कितना हो गया, 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया, 300 केल्विन। याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए कितना से जोड़ना पड़ता है, 273 से। ठीक है, चलिए अब आता है पदार्थों की संख्या। यानी कि आप देखिए मैटर, अब हम लोग आगे वाले चैप्टर मैटर को भी पढ़ेंगे, मोल जब पढ़ेंगे उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे छोटा कण होता है परमाणु। सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। परमाणु से कुछ बड़ा होता है अणु। यानी कि जैसे हम लोग एक बोर्ड है, इसके अंदर भी सबसे छोटा जो इसका अंश होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु। परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है, अणु। अणु मिलकर क्या बनाता है, पदार्थ, यौगिक। ठीक है, जिसे कंपाउंड बोला जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे वातावरण में हम ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन अकेले में क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। जब ये O2 बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, अणु। जब ये O3 बन जाएगा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पदार्थ ही रहेगा। ये क्या कहलाएगा, पदार्थ। पर जब ये कुछ दूसरे कंपाउंड से मिल जाता है, यानी दूसरे पदार्थ से मिल जाता है, जैसे लेट सपोज हाइड्रोजन से मिल जाता है, ये पूरा मिलके क्या कहलाएगा, कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कंपाउंड। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। ठीक है, ठीक है, चलिए। यानी कि ऑक्सीजन से O2 बना, ये सब क्या है, इसको नापते किससे हैं, मोल से। किससे नापते हैं, इतनी छोटी इकाई होती है कि इसे नग्न आंखों से देखना असंभव है, असंभव। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी इसे देखना पॉसिबल नहीं होता, इसे एज्यूम किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर जितने सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल लोग करते हैं आसपास के इलाकों में, जैसे आपका ब्लड ग्रुप नापने के लिए, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, या फिर आपकी यूरिन टेस्ट करने के लिए, जिसके लिए भी नापते हैं, उससे भी देखना नामुमकिन होता है। लेकिन इसे नापा किस में जाता है, इसे मोल में। किस में नापते हैं हम लोग इसको, मोल में। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। मोल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 1 मोल बराबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल से किसी यौगिक की संख्या, उसका द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये सब भी कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि सब्सटेंस के अमाउंट को किससे नापते हैं हम लोग, किससे नापते हैं, मोल से नापते हैं। अभी ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को किससे नापा जाता है, कैंडेला से। किससे नापा जाता है, कैंडेला से। यहाँ पे लिख लीजिए। इसका क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर शायद से ही आपको देखने के लिए मिले, पर जब हम लोग डिराइव करेंगे यानी कि इसके डायमेंशन को निकालेंगे तब हमें ये चीज़ देखने मिलेगी। अब यही टोटल 7 क्वांटिटी है, एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ में। कौन कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी। ठीक है, ये टोटल 7 क्वांटिटी। बस आप कुछ भी एज्यूम कर लिए, कुछ भी सोचिए, आप कोई भी मात्रा सोचिए, कोई भी यूनिट सोचिए, कुछ भी सोचिए। मेरे मन में आ रहा है एक्सेलरेशन। क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। मैं आपको बता दूं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का अर्थ क्या होता है, एक्सेलरेशन का अर्थ क्या होता है, त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आपका, क्या होता है, त्वरण। जैसे कल के लेक्चर में मैंने बताया था, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। यानी कि भी मतलब क्या होता है, अंतिम वेग। u मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, बटा t मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम हमेशा यहाँ पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, वेलोसिटी में वेलोसिटी जाएगा तो वेलोसिटी बचेगा ना, मतलब अगर पहले 15 से चल रहा था फिर अब 10 से चल रहा है तो -5 बचा, ऊपर तो बचेगा 5 ही ना, मीटर ही बचेगा। क्या बचेगा, मतलब मीटर पर सेकंड बचेगा। ऊपर क्या बच गया, वेग बच गया। क्या बच गया, वेग। वेग बटा, हिंदी में लिख लो आपको, वेग बटा क्या बच जाएगा, समय। वेग बटा समय। वेग बराबर क्या होता है आपका, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर आपका होता है दूरी बटा
समय। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब एक वेग का दूरी बटा समय है, इसके नीचे क्या होगा? इस समय का लिखेंगे, इस समय को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय का स्क्वायर, दूरी बटा समय का स्क्वायर। दूरी को किससे नापते हैं? मीटर से। और समय को किससे नापते हैं? सेकंड से, यानी सेकंड का स्क्वायर। इसे क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया बात समझ में? यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है? ड्राइव है। फंडामेंटल केवल 7 हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, और ड्राइव का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक मात्रकों को यूज करके एक नए मात्रक का निर्माण करना। इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम लोग मीटर और सेकंड यूज़ कर रहे हैं ना। 2 को यूज़ करके हम लोग तीसरा का खोज किए। ये क्या किया हम लोग? इसका ड्राइव किए। कल को मेरे मन में आए कि मैं बोलूँ कि वेग नहीं होता है, एक नया यूनिट है, मैंने इजाद किया एक नया यूनिट का। उस यूनिट का नाम, मैं जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं इसका नाम क्रिस रखता हूँ। यूनिट क्रिस है। क्या यूनिट है? क्रिस है। अब देखिए क्रिस यूनिट का क्या खासियत है। क्रिस यूनिट बराबर होता है टेम्परेचर बटा समय। अब देखिए क्रिस यूनिट बराबर क्या होता है? टेम्परेचर बटा समय होता है। अब मेरे हिसाब से टेम्परेचर बटा समय क्रिस यूनिट मतलब होता है। अब मैं लिखूंगा कैसे? फंडामेंटल यूनिट है ये, नहीं ना? फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है। टेम्परेचर मतलब क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर मतलब केल्विन, और समय मतलब सेकंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन पर सेकंड। यूनिट बना था पहले? नहीं, आज मैंने बनाया। मेरे एक टीचर है दिलसाद सर, जो हमारे सामने बैठे हुए, जो आपको मैथ पेडागोजी वगैरह पढ़ाते हैं, उनका यूनिट बोलिए सर, क्या यूनिट लिया जाए? हाँ, मोल पर केल्विन ले लीजिए सर। अच्छा, मोल पर केल्विन। अब देखिए इनका कहने का मतलब है दिलसाद यूनिट। देखिए दिलसाद यूनिट कहता है कि दिलसाद यूनिट बराबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंट बटा इंटेंसिटी। वाह, अच्छा क्वेश्चन लिए सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंट बटा इंटेंसिटी। ऐसा कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है आज के टाइम पे। अगर आप देख लेंगे ऐसा कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे मन का उपज है, हमारे मन का सोच है कि हम इसे ईजाद करवा रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंट का क्या होता है? ऐसा मात्रक मोल। क्या होता है? क्या होता है? मोल। इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोल पर कैंडेला। आया बात समझ में? ये क्या है आपका? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ है टोटल 7 ही हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और बाकी जितने भी क्वांटिटी आप निकालते हैं वो कैसे कहलाते हैं? डिराइव्ड। क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड। ड्राइव का अर्थ होता है व्युत्पन्न। क्या होता है? व्युत्पन्न। 2 यूनिट के मिला करके एक नया चीज़ का व्युत्पन्न करना। इसी के साथ हमारा मात्रक यूनिट पूरी तरह से खत्म होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। अब बच जाता है आपका एक डायमेंशन वाला पार्ट, तो जो आपके सिलेबस के अंदर हालांकि है भी नहीं, फिर भी एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपका पूरा डायमेंशन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ।